हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। अब स्पेशल लीव पिटीशन किन सर्कमस्टांसेस में इन्वोक होती है, किन सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट इसे ग्रांट करता है और इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम के कोर्ट के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल पावर वेस्ट करती है अंडर आर्टिकल 136। ये स्पेशल पावर किसी भी पार्टी को ग्रांट करना स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, सेंटेंस, डिटर्मिनेशन बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को किसी भी जजमेंट या डिक्री के अगेंस्ट जो किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने पास की है उसके अगेंस्ट लीव टू अपील ग्रांट कर सकते हैं। ये है आपका आर्टिकल 136। और ये जो स्पेशल पावर है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये ग्रांट करने की, ये किस दो सर्कमस्टांसेस में इन्वोक की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये की जाती है जब कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, और सेकेंडली ये ग्रांट की जाती है जब कोई क्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किया गया हो। तो जनरली अगर हम बात करें सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बारे में, अब जो आपकी स्पेशल लीव टू अपील है ना वो सिविल और क्रिमिनल केसेस में अप्लाई करती है। तो जब कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है वो जनरली आपका सिविल केसेस में होता है, और मैं जनरली बात कर रही हूँ कि जनरल में सिविल केसेस में होता है। सेकेंडली जब कोई ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किया जाता है तो वो माना जाता है कि क्रिमिनल केसेस में किया जाता है। तो जब ये दो सिचुएशंस हैं, ये दो सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन की बात की गई है किसी केस में, तो सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को स्पेशल लीव टू अपील ग्रांट करेगी। ये आर्टिकल 136 में स्टेट किया गया है। अब ये सब चीजें, इसका स्कोप डिस्कस करने से पहले, उसका एम्बिट डिस्कस करने से पहले, यहाँ तक कि आर्टिकल 136 की जजमेंट्स डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 136 को सबसे पहले। तो आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 136 ये कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के साथ वर्ड आया मे इन इट्स डिस्क्रिशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट, secondly decree, third determination, that is determination, fourth sentence and fifth ऑर्डर। अब जब हम यहाँ ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल ऑर्डर ही होगा। ऑर्डर आपका इंटरिम ऑर्डर भी हो सकता है और इंटरलॉक्यूटरी भी ऑर्डर हो सकता है। तो आपका ऑर्डर है वो जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ने पास किया है तो वो फाइनल ऑर्डर ही हो। कोई इंटरलॉक्यूटरी भी ऑर्डर हो सकता है, इंटरिम ऑर्डर भी हो सकता है, जिसके अगेंस्ट आप स्पेशल लीव पिटीशन दर्ज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो यही आर्टिकल 136 ने दिया है। और आर्टिकल 136 ने एक और चीज स्टेट करी है कि ये किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट हो सकता है। अब अगर हम एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो गवर्न होती है आपकी आर्टिकल्स 132 टू 134 के अंडर। इसमें एपेलेट जुरिसडिक्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो सिविल केसेस में भी दी गई है और क्रिमिनल केसेस में भी दी गई है, लेकिन ये दी गई है आपके हाई कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स के अगेंस्ट। लेकिन आर्टिकल 136 में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 136 में एक तो ऑर्डर जो है कोई भी हो सकता है, एंड सेकेंडली ये किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ही हो जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट ये पिटीशन की जा रही हो। दैट इज व्हाट आर्टिकल 136 इज स्टेटिंग। आर्टिकल 136 की एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है आपकी कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आपके आर्म फोर्सेस के अंडर। ये आपका आर्टिकल 136 दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर नहीं आता है। ये आर्टिकल 136 की एक्सेप्शन है। तो हमने आर्टिकल 136 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और चीज है कि स्पेशल लीव पिटीशन किन सर्कमस्टांसेस में की जाती है और क्या सर्कमस्टांसेस है जिसके अंडर स्पेशल लीव पिटीशन का फाइल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेशल लीव पिटीशन किसी भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री के अगेंस्ट जो किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल का हो उसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली अगर एसएलपी तब फाइल हो सकती है, एंड सेकेंडली अगर जो आपका हाई कोर्ट है उसने किसी पार्टी को, किसी एग्रीड पार्टी को सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू अपील इन द हाई कोर्ट नहीं दिया, तब भी एसएलपी फाइल हो सकती है। दैट इज व्हेन द हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
अब ये कौन सा आर्टिकल गवर्न करता है? आर्टिकल जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का जो क्लॉज है, दैट इज आर्टिकल 134A। इसमें हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट कर सकती है कि हाँ आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लीजिए इस ऑर्डर के अगेंस्ट। अब व्हाट इज द टाइम फ्रेम टू फाइल इन एसएलपी? अगर हम नॉर्मल एसएलपी की बात करें जो किसी भी जजमेंट या डिक्री के अगेंस्ट है, किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के, तो आपका नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। मतलब जब आपकी जजमेंट आई है उसके विद इन 90 डेज आपको एसएलपी फाइल करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और अगर अगर किसी हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट करने के लिए, तो आप ये फाइल कर सकते हैं विद इन 60 डेज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। एंड अगेन हु कैन फाइल द एसएलपी? दैट इज द एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी जो है वो फाइल कर सकती है एसएलपी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ एसएलपी। एसएलपी में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एसएलपी में सारे फैक्ट्स होने चाहिए जिससे कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि ये जो पिटीशन है इसे एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। सेकेंडली, ये जो पिटीशन है इट शुड बी साइंड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑल्सो इट शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड विद द स्टेटमेंट कि जो पिटिशनर है उन्होंने ऐसी कोई पिटीशन, जो भी कोई पिटीशन है वो किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं है उनकी, ये भी उस एसएलपी में इंक्लूड होना चाहिए। और ये सब जो भी फैक्ट्स लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच होने चाहिए विच आर रेलिवेंट टू द पिटिशन। तो ये सब है आपके कंटेंट्स ऑफ द एसएलपी। अगर हम बात करें स्कोप ऑफ पावर विच इज अंडर आर्टिकल 136, अगर हमने आर्टिकल 136 को अच्छे से पढ़े तो उसमें एक वर्ड आता है डिस्क्रिशन, which makes it a discretionary power of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ही इन्वोक कर सकता है। मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उनकी डिस्क्रिशन है कि वो एसएलपी ग्रांट करे या ना करे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या कोई ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, तभी वो एसएलपी अलाउ कर सकते हैं। या फिर अगर उनको लगता है कि एक ऐसा केस है जो हाई कोर्ट भी डील कर सकता है, जिस केस से हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तब भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं टू ग्रांट आपकी स्पेशली पिटीशन। और अगर उन्होंने ये सब चीजें डिटरमाइन करी और उन्हें लगा कि देयर इज सम सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि हाँ कुछ जस्टिस जो है वो नहीं दिया गया है पार्टीज को, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, तो वो इस पिटीशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और जब ये पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो ये नॉर्मल अपील में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होती है, तभी इसे हम स्पेशली पिटीशन कहते हैं कि आप किसी जो पिटीशन है उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इन अ नॉर्मल अपील। दैट इज हाउ इट वर्क्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंडली, इट इज समथिंग विच अ पार्टी कैन नॉट क्लेम एज अ राइट। आर्टिकल 136 के अंडर जो आपकी स्पेशल लीव टू अपील है वो डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट का, आपकी राइट नहीं है जिसे आप क्लेम कर सके। दैट इज व्हाट क्लियरली मेंशन्ड एंड स्टेटेड थ्रू वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ये जो आपकी स्पेशल पिटीशन है ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ही एक्सरसाइज की जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट बाय एनी पिटिशनर। Thirdly, it is also a residual power vested with the Supreme Court of India. How is it a residual power? How? Because after a bare reading of Article 136, it can be seen कि वहां पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है उस आर्टिकल में which qualifies this power, this special power of Supreme Court as a right to any citizen. That is why it is a residual power of the Supreme Court. And also SLP can be heard both in civil cases as well as criminal cases. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल या क्रिमिनल केसेस में होगी, दोनों केसेस में ही SLP जो है सुनी जा सकती है। दैट इज व्हाट द स्कोप ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन इज। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में डिस्कस किया। सेकेंडली ये भी डिस्कस किया कि ये कोई राइट नहीं है, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। एंड थर्डली ये सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस दोनों में ही सुनी जा सकती है, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। अगर कोई आपका सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या आपका कोई राइट वायलेट हुआ है जिससे आपको ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। एंड फोर्थली दिस इज द रेजिडुअल पावर व्हिच इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप द स्कोप ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन वाज क्लियर इनफ। अब
since Article 136 is a special power, तो there have been a plethora of judgments जिन्होंने judicial interpretations के through आर्टिकल 136 का स्कोप और एम्बिट डिस्कस किया है, ले डाउन किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट केस, दैट इज प्रीतम सिंह वर्सेस द स्टेट. ये आपका 1950 का केस है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेन किया? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, दैट इज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में. अब मेरे को जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस बैठते हैं और ये क्या होती है. ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप. अब कमिंग बैक टू दिस, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद वाइड डिस्क्रिशनरी पावर अंडर दिस आर्टिकल, और सिंस ये वाइड discretionary power है, then it should be exercised with care and caution and only in exceptional and spare cases, only in exceptional cases, and this power should be exercised sparingly, that is with great care and caution. Secondly, ये भी कहा गया कि इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक एम्बिट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि हाँ सिर्फ इन्हीं केसेस में हम इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं. दैट इज द कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड अडॉप्टेड फॉर ग्रांटिंग स्पेशल लीव टू अपील इन जनरल, which in cases there should be standard set to grant special leave to appeal in cases which come under this particular article. Thirdly, the court also observed that for this court to grant special leave of appeal, there should be exceptional circumstances. There should be gross miscarriage of justice. There should be a very important question of law involved. That is when only this power can be invoked. It also said that the powers conferred upon the Supreme Court of India are residual in nature. And it also stated lastly कि Article 136 does not confer any right on any petitioner to claim this power as a right, as a privilege. That is what is the discretion of the Supreme Court. You have no right to claim this particular power. स्पेशल लीव टू अपील को लेके सेकंड केस हम डिस्कस करने वाले हैं. इसका नाम है कुन्हैया अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. अब ये जो आपका केस है वो 2000 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया था कि स्पेशल लीव टू अपील कैसे वर्क करती है. तो स्पेशल लीव टू अपील आपकी दो स्टेजेस में वर्क करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो पिटीशन है, तभी उसको स्पेशल लीव पिटीशन कहा जाता है, दैट इज द SLP. SLP फर्स्ट स्टेज में उसके एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे डिपेंड करती है. स्पेशल लीव पिटीशन आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या इस अपील को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है, इस पिटीशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है. तो फर्स्ट स्टेज में सुप्रीम कोर्ट वो फाइनलाइज करती है, वो डिसाइड करती है. देन इफ दैट पिटीशन इज एक्सेप्टेड तो वो अपील में कन्वर्ट हो जाती है, एंड इफ रिजेक्टेड इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको इन्वोक करके उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया. That is what the first stage is. And the second stage is when that appeal, if accepted, converts into a normal appeal for the Supreme Court to exercise its appellate jurisdiction. That is what the two distinct stages of special leave petition are. Secondly, the court also observed that the judgment, decree or order which is invoked, that the court also observed that the judgment, decree, order, whatever the special leave to appeal is filed against, continues to be binding till it is accepted by the Supreme Court of India. Then only its position is questioned, that its sanctity is questioned, whether it's right or not. That is what was explained in this particular case. सिर्फ यही explain किया गया था कि कैसे वर्क करती है. पहले उसका एक्सेप्शन या रिजेक्शन, पहले वो एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, देन ही वो अपील में कन्वर्ट होती है. एंड सेकेंडली ये कहा गया था कि एपेलेट जुरिसडिक्शन आपके अपील में कन्वर्ट होने के बाद एक्सरसाइज की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले आपकी डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन है जो कि एक्सेप्ट होती है. एंड एक और बात की गई थी कि जजमेंट और जो डिक्री है वो फाइनल और बाइंडिंग होगी तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगता कि हाँ इसमें कुछ
सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है. दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज. एक और इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस लॉ जिसने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टिंग या रिजेक्शन ऑफ एसएलपी उसकी पोजीशन पे क्या इफेक्ट ग्रांट करती है, क्या इफेक्ट रिफ्लेक्ट करती है, ये डिस्कस किया गया था आपका श्रीमती तेज कुमारी वर्सेस सीआईटी में. दैट इज आपका 2001 का जो केस है. इसमें द फुल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द पटना हाई कोर्ट हेल्ड that in case an SLP is summarily rejected, then it will not lay down any particular law and it will not be invoked as a res judicata when such order is passed without any reason. Okay, अगर कोई रिजेक्ट हो रही है SLP और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई रीजन नहीं दिया है, जस्ट समरली रिजेक्ट कर दिया है, तो वो रेस जुडिकाटा नहीं होगा. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी SLP को विद रीजन रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को विद मेरिट्स ही ग्रांट किया है, उसको ही स्टेट किया है. तो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर डिसीजन विल बी मार्क्ड एज विद रीजन एंड रेस जुडिकाटा विल अप्लाई ऑन सच पर्टिकुलर डिसीजन. ये आपका पटना हाई कोर्ट ने रेज किया था. एंड ऑल्सो बाइंडिंग नेचर. अब एक और इम्पॉर्टेंट केस जिसमें रेजिडुअल पावर को डिस्कस किया था एज अ फॉर्म ऑफ एसएलपी, दैट इज आपका एन सुरैया काला वर्सेस मोहनदास एंड अदर्स. ये आपका 2007 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म करा था कि जो आपके एसएलपी है वो रेगुलर फॉर्म ऑफ अपील नहीं है, ये आपकी रेजिडुअल पावर है. रेगुलर फॉर्म ऑफ अपील और रेजिडुअल पावर का यह डिफरेंस है कि रेजिडुअल पावर में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन लगाई है. एंड ऑल्सो रेजिडुअल पावर का मतलब है कि ये एज अ फॉर्म ऑफ राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकती, इसमें पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा. हाउएवर अगर हम अपील की बात करें इन जनरल तो वो एज अ राइट होती है किसी पार्टी की कि वो किसी डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में फॉर दैट मैटर. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये जो आपका आर्टिकल 136 है ना, ये रेगुलर फॉर्म ऑफ अपील नहीं है बल्कि रेजिडुअल प्रोविजन है which enables the Supreme Court to interfere in any judgment or order of the lower court. That is what was laid down in this particular judgment. In the case of Tirupati Balaji Developers versus State of Bihar, that is in the year 2004, Article 136, that is the special leave to appeal ki power, was considered an extraordinary jurisdiction which was best vested by the Constitution on the Supreme Court of India that had to be exercised in very exceptional cases and also with care and caution by the Supreme Court in only determining whether there was any gross injustice or a substantial question of law. तभी ये exercise हो सकती है, उसके अलावा नहीं. That is what was laid down in this particular case. Conclude करने से पहले मैं एक और important case discuss करना चाहूंगी जिसका नाम था रमाकांत राय वर्सेस मदन राय. अब रमाकांत राय वर्सेस मदन राय ये 2004 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि जो आपकी प्राइवेट पार्टी है दे कैन ऑल्सो फाइल एसएलपी अगेंस्ट एनी एक्विटल. अब अगर ऐसा हुआ हो कि देयर हैज बीन सम एक्विटल बाय द हाई कोर्ट एंड द स्टेट हैज नॉट फाइल्ड एनी अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, देन अ प्राइवेट पार्टी कैन ऑल्सो फाइल एन एसएलपी in the Supreme Court for gross miscarriage of justice. That what was laid down in this particular case, that is Ramakant Rai versus Madan Rai. It is a case of 2004 and it is a landmark judgment with respect to SLP. अगर हम अब कंक्लूड करें हमारे SLP के वीडियो. Now coming to the conclusion of the video, what all we discussed in this video. First of all, SLP, that is the special leave petition, is a discretionary power which is vested in the Supreme Court of India under Article 136. Very important point. Secondly, it is also a residual power, that is it cannot be claimed as a right but it is the discretion of the Supreme Court to grant such power in two cases, that is gross miscarriage of justice or substantial question of law. Gross miscarriage of justice or substantial question of law is, and it can be exercised only in two conditions, that is first in any gross miscarriage of justice or secondly when a substantial question of law is involved. That is what the Article 136 of the Constitution states. I hope I was clear enough and you guys like this video.
Like, share, and subscribe. Keep watching St. Peter's Law Academy and comment down in the section below what more videos do you need. Thank you so much.